तो आज हम चालू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 8 है साइंस का 10th क्लास का, जिसका नाम है आपका हेरिडिटी। पहले ये दो चैप्टर, इसके अंदर दो पार्ट हुआ करते थे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बट इस बार जो है यानी पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि एवोल्यूशन का पार्ट जो है उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, तो केवल हमें बात करना है केवल किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में, और केवल हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, हेरिडिटी हिंदी में बात करें तो उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, जो समझना ध्यान सब लोग। सबसे पहले अगर हम हेरिडिटी को समझें उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में कि आखिर जेनेटिक्स या जेनेटिक होता क्या है। तो देखो जेनेटिक्स का मतलब क्या है हमारे पास, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब कि जेनेटिक का मतलब है कि हेरिडिटी के बारे में या फिर वेरिएशन के बारे में पढ़ना या बात करना। समझ में आया चीज, हेरिडिटी या वेरिएशन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं ना, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक। समझ में आया? अभी हेरिडिटी होती क्या अभी आगे बताऊंगा, बस अभी इतना समझो कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, यानी कि इसका अभिप्राय अनुवांशिकता व विभिन्नता का अध्ययन करने से है। समझ में आया चीज, सिंपल सी बात है। हेरिडिटी और जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता और विभिन्नता का जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो होता है आखिर वेरिएशन है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन क्या होता है। तो देखो आप सबको पता होगा कि ना पेरेंट से बच्चों के अंदर गुण ट्रांसफर होते हैं ना। जो पेरेंट से बच्चों के अंदर जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो क्या डिट्टो आइडेंटिकल होते हैं? नहीं होता ना। ऐसा तो है नहीं कि राम का बेटा बिल्कुल राम बनेगा, डिट्टो ऐसा तो नहीं दिख सकता। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चेंज होता है ना, और इसी चेंज को हम कहते हैं क्या, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी विभिन्नता। समझ में आया चीज भाई, रवि जी समझ में आया? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो वेरिएशन का मतलब है कि भाई गुणों का पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर तो होना, बट ट्रांसफर के दौरान कुछ ना कुछ कमी या चेंज हो जाना, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। कह रहा है द डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, यानी कि अभिभावक पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नवजात बच्चा है, इन दोनों के गुणों में जो हल्का सा चेंज आया या अंतर आया, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। समझ में आया चीज? दो चीज अभी तक हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने बात किया जेनेटिक के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या होता है, तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करना जेनेटिक है। और वेरिएशन क्या होता है, तो पेरेंट्स और नवजात बच्चों में और पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में जो गुण होते हैं, ट्रेट्स को हम कहते हैं गुण, इनके गुणों में जो अंतर आ गया, इसी अंतर को हम कहते हैं वेरिएशन। समझ में आया चीज? एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर लिया जेनेटिक्स के बारे में, देन हमने बात कर लिया किसके बारे में, आपका वेरिएशन क्या होता है। अब हम ना, मैंने जो वहां पे वेरिएशन के डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया था, उस वर्ड का नाम था ट्रेट्स। पेरेंट्स से बच्चों में आने वाले ट्रेट्स, गुण। तो ट्रेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, जो गुण भी होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्वायर्ड और एक होता है आपका जेनेटिक। देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, समझ ध्यान से। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो गुण होते हैं जो बच्चों में पेरेंट्स से नहीं आते, बल्कि वो बच्चे ने अपने लाइफ साइकिल के अंदर खुद ही अर्न किया है बाय प्रैक्टिसिंग। जैसे कि मान के चलो विराट कोहली का जो फादर है वो तो क्रिकेटर नहीं था, तो बट विराट कोहली क्रिकेटर बना। क्यों बना? क्योंकि उसने खुद ये प्रैक्टिस किया है। ठीक है, समय इसी तरीके से संजू सैमसन जो है, उसका पिता जो था पुलिस में था, बट वो क्रिकेटर बना। समझ आया चीज? तो हम ये कह सकते हैं क्या, तो ऐसे गुण जो बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स से नहीं आ रहे, बल्कि उसने खुद अर्न किया है प्रैक्टिस करके, तो वो गुण कहलाता है प्राप्य गुण या फिर एक्वायर्ड। ठीक है, और वही हम बात करें जेनेटिक ट्रेट्स कौन से होते हैं, तो ऐसे गुण जो बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स से ही आ रहे हैं, जैसे कि आईज का कलर, ठीक है, या फिर हेयर। समझ में आया जी भाई? तो ऐसे गुण जो बच्चों में पेरेंट्स से आते हैं वो कहलाते हैं जेनेटिक, और जो खुद प्राप्त करता है वो होते हैं एक्वायर यानी कि प्राप्य। समझ में आ गया, जेनेटिक और प्राप्य। अच्छा एक और चीज है क्या, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ना, इनको हम सोमेटिक वेरिएशन भी कहते हैं, यानी कि कायिक विभिन्नता।
अगर पूछता है आपसे कि भाई अगर आपसे पूछे कि सोमेटिक वेरिएशन क्या है, कायिक विभिन्नता क्या है, तो हम वही कहेंगे कि कायिक विभिन्नता या सोमेटिक वेरिएशन का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो पेरेंट्स में या बच्चों में नहीं है, पर वो इसलिए है कि बच्चों ने सब खुद अर्न किया है। समझ में आया चीज? और वहीं जेनेटिक वाले को हम जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, जेनेटिक विभिन्नता कहते हैं, एक बार नोट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ट्रेड्स के बारे में पढ़ने के साथ साथ नाउ हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है कि आखिर हेरिडिटी क्या होता है, क्योंकि हमने जो चैप्टर की स्टार्टिंग की थी जिसमें हमने बात किया था जेनेटिक के बारे में, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में बतलाता है। तो विभिन्नता तो हमने पढ़ लिया, वेरिएशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करें किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में। आखिर अनुवांशिकता क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, वह गुण जो अभिभावकों से, पेरेंट से नवजातों में हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, या फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, यहां पे वह प्रक्रिया जिसमें गुण जो कि अभिभावकों से नवजातों में हस्तांतरित होते हैं, उसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं। नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है। तो हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने हेरिडिटी पढ़ा, ठीक है, तो हेरिडिटी को पढ़ने के साथ ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक का पिता जिसका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। नहीं, वो ताऊ जी से पूछना बना, सही है जी भाई। फादर ऑफ हेरिटेंस कह लो उसे, फादर ऑफ हेरिडिटी कह लो, अनुवांशिकता का पिता कह लो, जेनेटिक्स का पिता कह लो, ये सारे के सारे एक ही नाम है। किसको है? जेनेटिक्स का मतलब क्या था, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ना। अरे जेनेटिक्स का मतलब क्या था, रुक जाओ एक सेकंड, रुकना बाबू, एक सेकंड रुकना, बच्चों को पीट के आ रहा हूं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर देखो, मतलब यहां हम बता रहे थे, सॉरी बच्चों पीट चुका हूं। अब देखो तो कह रहा है क्या हमारे पास, तो ये है ग्रेगर जोहान मेंडल, ये, और ग्रेगर जोहान मेंडल की अगर हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं क्या, द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक के पिता, या आप ये भी कह सकते हो फादर ऑफ हेरिडिटी, या अनुवांशिकता के पिता भी। क्योंकि एक्चुअल में ये जो इनको ना इस बात की काफी दिलचस्पी थी ये जानने की कि भाई आखिर पेरेंट से बच्चों में जो गुणों का ट्रांसफर हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने डीप स्टडी किया, और इसी के कारण इन्होंने एक लॉ दिया है जिस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता का नियम इन्होंने ही दिया है। समझ आया चीज? वो भी अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसके ऊपर किया था, इन्होंने किया था प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के अंदर इन्होंने चीज चेक किया कि आखिर गुण जो हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ आया चीज? तो ग्रेगर जोहान मेंडल की अगर हम बात करें तो ग्रेगर जोहान मेंडल एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेनेटिक का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इनहेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने इसके बारे में डीप स्टडी की है कि आखिर पेरेंट्स से बच्चों में गुण ट्रांसफर कैसे होते हैं, ठीक है भाई। और साथ ही साथ इन्हें, और इसी सब स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक लॉ दिया जिस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि बात करें तो अनुवांशिकता का नियम, ये इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में आपको ये तीन बात याद रखनी है कि पहला इन्हें हम जेनेटिक का पिता कहते हैं, दूसरा इन्होंने अपना परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था पादप यानी पौधों की नस्लों पर अनुवांशिकता को जानने के लिए, हेरिडिटी को जानने के लिए, और इन्हीं सब के आधार पर इन्होंने अपना एक लॉ तैयार किया जिस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आया? एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि मेंडल जी जो है हमारे, उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक के पितामह कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पौधों के ऊपर ये चेकआउट करने के लिए कि आखिर जो गुणों का ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो उनका, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक लॉ दिया है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अनुवांशिकता का नियम। और इन्हीं सब को अगर देखा जाए ना तो जो उनका सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था वो था किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर।
तो इसी के बारे में हम बात करने हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में पूछता है आपसे कि मटर के प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है इसे हम कहते हैं पाइसम सैटिवम, ठीक है। जो मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है ना, यह है आपका पाइसम सैटिवम, ठीक है। हाँ, अब कल जाके मांग मत लेना बाजार वाले से कि पाइसम सैटिवम दे दो, ठीक है। समझाया चीज भाई। अब देखो कहते क्या है, अच्छा एक और चीज क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना आपसे कि आखिर मेंडल जी ने पाइसम सैटिवम यानी कि केवल और केवल मटर के पौधे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्या रीजन थे इसके पीछे, उन्होंने कोई और पौधा या कोई और प्लांट क्यों नहीं चुना। तो इसके पीछे जो क्या क्या रीजन है समझना ध्यान से, 4 रीजन दे रहा हूं। पहला रीजन है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, क्योंकि मटर के पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग गुण देखने को मिल जाते हैं। वो अलग अलग गुण आप यहां पर देख पा रहे होगे, देख रहे हो, राउंड बीज, सिकड़ी हुई बीज, सिकुड़ी हुई बीज, येलो बीज, ग्रीन बीज, ग्रीन ऐसा, येलो पॉड, ठीक है, फूला हुआ, पिचका हुआ, कुछ लंबे पौधे, कुछ छोटे पौधे, ठीक है, कुछ जो आपके ब्रांचेस जो फूल होंगे आपके टिप पे होंगे, कुछ फूल जो होंगे नीचे की तरफ होंगे, कुछ फूल जो है पर्पल होते हैं, कुछ फूल जो है आपके व्हाइट हैं। समझ में आया चीज भाई। तो उन्हें हाँ फूल होते हैं ना, उन्हें एक ऐसा पौधा चाहिए था, क्योंकि देखो पी के प्लांट को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि पी के प्लांट्स के अंदर आपको 5, 6 या 7 कैरेक्टर आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कहीं जिसके अकॉर्डिंग उनकी एक्सपेरिमेंट होगी वो आसान हो जाएगी, क्योंकि वो वही तो देखना चाहते हैं ना कि गुणों का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। समझ में आया चीज भाई। तो पी प्लांट लेने के पीछे जो मेन कारण था, एक तो ये कि यहाँ पे बहुत सारे गुण होते हैं, दूसरा शॉर्ट लाइफ स्पैम है इस पौधे की। अगर मान के चलो वो इस पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो करते मनुष्यों के ऊपर कि मनुष्य से गुण कैसे ट्रांसफर हो रहे, तब तो वो मर जाते, मनुष्य वो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन चक्र होता है काफी लंबा होता है। तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना, क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत छोटा होता है, जल्दी ग्रो हो जाते हैं और हम उनसे नया पौधा जल्दी से जल्दी बना भी सकते हैं। समझ में आया चीज। तीसरा, वो मुझे नहीं पता, मैं किसान नहीं हूं ना। हाँ, कह रहा है चीप एंड इजी टू एक्सपेरिमेंट, प्लस में सस्ता है। अब महंगा तो है नहीं कि घर के बगीचे में उगाओ और आराम से उग जाएगा, तो सस्ता भी था और सरल तरीका भी था इस एक्सपेरिमेंट को करने का। और प्लस में लास्ट ये है कि जो मटर के पौधे होते हैं ना, मटर के जो फूल होते हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, यानी कि उभय लैंगिक है, जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। और मेल और फीमेल पार्ट पाए जाने के कारण ये आपस में जल्दी से जल्दी इनका पॉलिनेशन, परागकण करवा सकते थे। ठीक है भाई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होता है आपका कि ये इन्होंने मटर को ही क्यों चुना, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो समझना ध्यान से कि 2 तरह के हमारे गुण होते हैं। एक होता है आपका डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रेसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी गुण। सुना ध्यान से, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, प्रभावी और अप्रभावी गुण। नहीं, वो तो गुण के प्रकार है, ये मैं बता रहा हूं आपके कि 2 तरह के ट्रेड्स हैं आपके, डोमिनेंट और आपके रेसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। ऐसे देखो समझना दोनों में अंतर क्या होता है, सिंपल सी बात है। डोमिनेंट ट्रेड या प्रभावी गुण वो गुण होते हैं जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे आई का कलर ब्लैक, ठीक है सर, स्ट्रेट बाल, ये ज्यादातर मिलने को मिलते हैं ना। तो ऐसे गुण होते हैं आपके डोमिनेंट ट्रेड। और वहीं रेसेसिव होते हैं जो बहुत रेयर पाए जाते हैं ना, जैसे कि आंखों कलर ब्लू होना, समझा चीज, कर्ली हेयर, समझा आपको ये चीज। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डोमिनेंट ट्रेड कौन से होते हैं, विच इज मोस्टली फाउंड। डोमिनेंट ट्रेड में लिख देना, डोमिनेंट ट्रेड ये होते हैं हमारे, यानी कि ऐसे जो ज्यादातर पाए जाते हैं। और वहीं रेसेसिव कौन से होते हैं, विच फाउंड रेयरली, जो दुर्लभ पाए जाएं, कम पाए जाएं, कम पाए जाए। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे होगे ज्यादातर जो बीज होते हैं ना वो आपके राउंड होते हैं मटर के अंदर, सिकुड़े हुए जो बीज होते हैं बहुत कम होते हैं। प्लस में ज्यादातर एक और याद रखना, मटर जो ज्यादातर होते हैं ना, आप लोग कहोगे ज्यादातर तो मटर ग्रीन होते हैं, बट नहीं है, ज्यादातर जो मटर का जो ज्यादातर जो पार्ट होता है ना
वो किस रंग का होता है? येलो। और बहुत कम होंगे जो आपके ग्रीन पाए जाएंगे। अगला, मटर के जो पॉड होते हैं, पॉड, ज्यादातर जो पॉड होते हैं वो कैसे, किस रंग के होते हैं? ग्रीन। पॉड में छिलका, ज्यादातर जो छिलके होते हैं किस रंग के होते हैं? और बहुत कम होते हैं आपके येलो। ज्यादातर जो छिलके होते हैं वो फूले फूले होते हैं, ऐसे वाले कम। ज्यादातर जो पी प्लांट के जो होते हैं ना आपके पौधे, वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत कम छोटे होते हैं। ज्यादातर बताऊंगा, ठीक है, सुना है चीज। ऐसे ही ज्यादातर जो पौधे होते हैं ना, उनके फूल जो है बिल्कुल टॉप पे नहीं पाए जाएंगे, बल्कि यहां पर पत्तों के किनारे पर। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनका फूल बिल्कुल टॉप पे पाया जाएगा। और एक होता है हमारे पास, ज्यादातर जो इनके फूल होते हैं वो किस रंग के होते हैं? बहुत कम जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं। सुना है चीज। अच्छा, ये चीज याद रखना, डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी गुण जो ज्यादातर पाए जाए। तो इसलिए ये एक होता है आमतौर पे कि अगर मान के चलो ना, पापा जो है उनके आई का कलर ब्लैक है और माँ के आंख का कलर कैसा है? ब्लू है। तो जो बच्चों में जो गुण आएगा आंखों के कलर का, उसकी संभावना कौन सी होगी? कौन से रंग की? ब्लैक कलर की। कैसी होगी? ब्लैक। क्योंकि कौन सा, कोई डोमिनेंट वाला कौन सा है? ब्लैक है ना। मतलब आमतौर पे जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर गुण जाते हैं ना, वो कौन से आने चाहिए? डोमिनेंट वाले ही गुण ट्रांसफर होते हैं। समझ अच्छी भाई। ब्लू चला गया तो पूछ देंगे, अरे ब्लू चला गया तो रेयर केस हो जाएगा ना, मैंने कहा ना रेसेसिव है वो। समझिए, ज्यादातर कौन से आते हैं आपके? डोमिनेंट। समझ चाहिए आप, ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स से जो बच्चों के अंदर गुण जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो कौन से होने चाहिए? डोमिनेंट वाले। समझ चीज। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पौधा कौन सा है, मतलब आमतौर पे पौधे कैसे होते हैं मटर के? टॉल। बहुत कम कैसे होते हैं? ड्वार्फ यानी बौने। तो अगर मैं एक टॉल प्लांट लूं और एक बौना प्लांट लूं, तो इनसे जो मिलकर एक नया प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। समझ चीज, ज्यादातर टॉल होगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा करेंगे, इसमें बताया गया है कैसे करना है, बट अभी आप ये जगह नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के अंदर जो बात करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यहां से इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, जो दो एक्सपेरिमेंट है इसके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी एकल संकर संकरण। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, समझना ध्यान से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब ना मैं दो पौधे लूं और दोनों पौधे का केवल एक एक गुण, उनको आपस में क्रॉस पोलिनेशन करवाता हूं। दो पौधे लूंगा और दो पौधे का केवल एक एक गुण, इन्हीं को चेकआउट करके अपना एक्सपेरिमेंट करता हूं ना, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। सरो, जब हम दो पौधे के एक ही गुण को, दो पौधे के एक ही गुण को आपस में संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उनसे रिजल्ट निकलवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ चीज, दो पौधे के एक ही गुणों को आपस में क्या कराना? क्रॉस करवाना, उनसे अपना एक्सपेरिमेंट करना, इसी को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि हम दो पौधे लेंगे और दोनों पौधे के एक एक गुण को क्रॉस करवा करके, संकरण करवा करके अपना रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर दो पौधे लिए, एक लिया है मैंने कौन सा प्लांट? टॉल प्लांट, और एक दूसरा प्लांट लिया है मैंने ड्वार्फ प्लांट। समझना ध्यान से, दो पौधे लिए मैंने, पौधा एक पौधा दो, और दोनों पौधे का केवल एक ही गुण लिया ना। इस पहले पौधे का भी मैंने एक ही गुण लिया कि टॉलनेस यानी कि लंबाई, और दूसरे पौधे का मैंने एक ही गुण लिया, वही कौन सी? उसकी बौनाई। इसको कहते हैं लंबा, लंबाई, और इसे हम कहते हैं बौनापन, छोटा। समझिए भाई। हाँ, तो दो पौधे लिए और दोनों पौधे का मैंने एक एक गुण लिया है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, इनके एलेलिक पेयर, एलेलिक पेयर मतलब होता है आपके क्या कहते हैं? युग्मज या जननिक युग्म, जननिक युग्म। इनके जो एलेलिक पेयर होंगे, ये टॉल प्लांट है ना, तो टॉल प्लांट दोनों को मैं ना गुण क्या दिखा रहा हूं? टी और टी, कैपिटल टी से, समझना ध्यान से। और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो दोनों को मैंने क्या दिखाया? टी और टी। अच्छा, आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे दो टी क्यों लिख रहा हूं और दो स्मॉल टी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे डीएनए होते हैं ना,
वो पेयर में रहते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं हमारे पेयर में रहते हैं ना, जैसे मेल में होता है एक्स वाई 2, फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, ये 2 में रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो कह रहा है देखो, तो मैंने लिया है एक कौन सा, तो हमने लिया है एक आपका टॉल प्लांट, एक लिया हमने बोना प्लांट, 2 पौधे एक एक गुण दोनों के लिए, ठीक है। टॉल प्लांट को मैंने दिखाया कैपिटल टी से, और बोने प्लांट को मैंने दिखाया स्मॉल टी से। अब इसके गैमेट्स यानी इसके युग्मज क्या हो जाएंगे, तो जो इसके युग्मज होंगे अलग अलग कर लो, कैपिटल टी और इसके युग्मज भी क्या हो जाएंगे आपके स्मॉल टी और स्मॉल टी। जैसे मेल में होते हैं ना एक्स वाई हैं, तो इसके युग्मज क्या बन जाएंगे, एक एक्स अलग हो जाएगा और एक वाई। ये पूरा आपको पेपर में करना होता है मोनोहाइब्रिड अगर बोलता है तो। सबसे पहले आप लिखते हो प्लांट 2 लिए मैंने, फिर दोनों के एलेलिक पेयर यानी कि जनिक युग्म हो जाएंगे। टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट है तो स्मॉल टी, फिर दोनों के गैमेट्स अलग अलग कर दो, टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम यहां पर निकालते हैं F1 जनरेशन इस पौधे से, यानी अब इन दोनों पौधे को अगर मैं आपस में पॉलिनेशन करवाऊंगा, परागकण करवाऊंगा, इस पौधे को आपस में अगर मैं रिप्रोडक्शन करवाऊंगा, तो जो पहला पीढ़ी निकलेगा मुझे, फर्स्ट जनरेशन जो आएगा वो क्या होगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों से इसका हो गया। ऐसे ही अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गुण ट्रांसफर होने की संभावना है ना, कैपिटल टी। समझ चीज मैं क्या कह रहा हूं, कि जब मैंने इन दोनों पौधे के गैमेट से जो पहली पीढ़ी बनने की संभावना है, तो वो ये हो सकती है कि एक बार इसका ये गुण जाएगा, एक बार उसका ये गुण जाएगा, तो दोनों मिलकर के ये बन जाएंगे। हो सकता है इसका ये वाला गुण जाए, उसका ये वाला गुण जाए, ये बन जाएंगे। हो सकता है इसका ये वाला गुण उसका वो वाला गुण ट्रांसफर हो सकता है इसका ये गैमेट उसका ये गैमेट ट्रांसफर हो, तो ये बन सकते हैं ना। अब इन सब में आप देख पा रहे हो, सब में कैपिटल टी है, सबके अंदर कैपिटल टी है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 2 गुण हैं, एक है आपके पास मतलब रेसेसिव अप्रभावी और एक है डोमिनेंट प्रभावी, तो दोनों में से कौन सा गुण हम बच्चों के अंदर देखेंगे, डोमिनेंट वाला। तो मैंने भी आपको जब ये बताया था, तो मैंने यहां पर आपको बताया था क्या, कि एक पी प्लांट के अंदर टॉलनेस जो होती है ना, वो उनकी प्रभावी गुण है, और बोनापन जो है इनका वो अप्रभावी गुण है। तो आप यहां देख पाओगे कि भाई जो टॉलनेस है सब में देख लो कैपिटल टी है, सब में कैपिटल टी है, तो यानी ये जो सारे प्लांट होंगे वो मेरे क्या होंगे, टॉल होंगे। क्या होंगे, टॉल। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ऑल टॉल, यानी सभी जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, सभी पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे पहले जनरेशन के बाद। समझ में आया क्या करना है। फर्स्ट जनरेशन में क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड करा रहे हैं, तो मैंने 2 पौधे लिए, दोनों पौधे का एक एक गुण लिया। पहले पौधे का गुण लिया मैंने लंबाई, दूसरे पौधे का गुण लिया मैंने बोनाई, यानी कि आपका ड्वार्फनेस। क्योंकि टॉल है तो टी कैपिटल टी, ड्वार्फ है तो दोनों स्मॉल टी से शो किया मैंने। इन दोनों के गैमेट्स क्या मिल जाएंगे, इसका टी कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी अलग कर दो। अब जब F1 जनरेशन के पौधे आएंगे तो संभावनाएं क्या है, एक बार कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मतलब ये अपना ये रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा। जैसे मेल में होता है ना, मेल एक्स रिलीज कर रहा है, अगर फीमेल एक्स रिलीज करती है तो बेटी, मेल ने वाई रिलीज किया, फीमेल ने एक्स रिलीज किया तो बेटा, हाँ तो फिर बेटा। समझ आया चीज। तो इसी तरीके से ये चीज चल रहा है। तो पहले जनरेशन का जो रिजल्ट आया वो क्या रिजल्ट आया आपके पास, ऑल टॉल। एक बार इसको आप नोट करो, अभी फर्स्ट जनरेशन हुआ है, मैं इसके अंदर एक और जनरेशन करना है, ठीक है। तो अब हमने बात कर लिया F1 जनरेशन के बारे में, ये आया रिजल्ट। अब मैं इसका सेकेंड जनरेशन की बात करूंगा, समझना। ये F1 जनरेशन, अब मैं जब सेकेंड जनरेशन निकालूंगा तो मैं एक बार ये वाला पौधा लेता हूं, एक बार ये पौधा ले लेता हूं, क्योंकि दोनों पौधे तो सभी तो सेम ही है। तो सेकेंड जनरेशन के लिए अब मैंने, अब फॉर सेकेंड जनरेशन मैंने क्या किया, एक पौधा लिया ये और एक पौधा लिया, क्योंकि अब मेरे पास तो ये रिजल्ट आया ना, मेरे पास पहले जनरेशन के बाद जितने भी पौधे आए सभी के सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। तो दोनों ही पौधे के मैंने गुण यहां पर रख लिए, ये इनके एलिक पेयर बन गए, यानी कि सेम जनिक गुण युग्म। अब इनके गैमेट्स क्या बन जाएंगे, इनके युग्मज अलग अलग कर दो, यानी एक बार कर दो कैपिटल टी, एक बार कर दो स्मॉल टी, इसका कर दो कैपिटल टी और इसका कर दो स्मॉल टी। समझ आया। फिर वही चीज अगला हम जनरेशन बनाएंगे F2 जनरेशन।
तो F2 जनरेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो एक बार कैपिटल टी, एक बार कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी, फिर एक बार कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी, फिर एक बार स्मॉल टी और स्मॉल टी। आप देख पा रहे हो कैपिटल टी कितने में है, तीनों में है। अब जब तीन में कैपिटल टी है मतलब तीन पौधे तो पक्का ही क्या होंगे, लंबे। मैंने बताया ना कि डोमिनेंट गुण अगर जिसमें आ गया तो वो पौधा वैसा ही होगा। तो तीनों में कैपिटल टी है तो मतलब यहां पर क्या बनेगा, तीन तो पौधे क्या हो जाएंगे, टॉल। बट क्या इसमें एक भी लंबा है, एक भी कैपिटल टी है, तो ये पौधा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, यानी कि ये हो जाएगा आपका बोना। तो अब देखो एक चीज से समझना, इससे एक क्वेश्चन आता है आपका, ये हो गया, समझ आ गया। तो तीन टॉल बनेंगे, देखो इनमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल तीनों में है, यानी तीनों में डोमिनेंट गुण है, प्रभावी गुण, और प्रभावी गुण है तो मतलब ये तीन पौधे तो पक्का टॉल होंगे। बट क्या इसमें एक में भी कैपिटल टी है, नहीं है, तो कैपिटल टी नहीं है तो ये पौधे क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, बौने होंगे। समझाया। अगर किसी में डोमिनेंट गुण आ गया तो वो पौधा तो पक्का प्रभावी वाला बनेगा, यानी डोमिनेंट वाला बनेगा, टॉल बनेगा। बट इसमें कुछ भी नहीं आया तो ये पक्का क्या बनेगा, ड्वार्फ। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बस आपसे वो बता दे रहा हूं मैं। अब दो चीज पूछता है आपसे, एक आपसे पूछता है जीनोटाइप, एक आपसे पूछता है जीनोटाइप, और एक आपसे पूछता है फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, समझना ध्यान से। जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर होता है, तो जीनोटाइप से पहले मैं फिनोटाइप आपको बता दूं कि फिनोटाइप का मतलब होता है दिखने में अब कैसे है ये लोग। तो दिखने में कितने हैं, तीन पौधे लंबे और एक पौधा, तो इनका जो रेशियो होगा 3:1, यानी कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ यानी बौना। समझा चीज। तो फिनोटाइप का मतलब होता है दिखने में कैसे हैं, तो 3 टॉल है और 1 छोटा है, तो 3 और 1 का इनका फिनोटाइप है। और जीनोटाइप का मतलब होता है कि ये आपको 3 तरह के गुण देखने को मिले, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी कैपिटल टी और दूसरा 3 देखने को मिले ना आपके पास, दोनों में कैपिटल टी होगा, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी और ये ऐसा। तो ये कितनी बार आया था, ये वाला कैपिटल टी कितनी बार आया, ये कैपिटल टी एक बार, ये वाले कितनी बार आए हैं, और ये कितनी बार आए हैं। तो आपसे पूछेगा ये चीज कि मोनो हाइब्रिड में प्लांट का क्रॉस करवाने से जो जीनोटाइप बनता है उसका रेशियो क्या है, 1:2:1। जीनोटाइप का मतलब होता है जो रिजल्ट आया ना इसके बारे में, एक बार कैपिटल टी आया, 2 बार स्मॉल टी कैपिटल टी आया और एक बार केवल कैपिटल स्मॉल टी आया। तो इनका जीनोटाइप हो गया 1:2:1, और फिनोटाइप का मतलब दिखने में कैसे थे, तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो ये रेशियो याद रखना, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, और रेशियो को रटने वाली बात भी आप यहां देख पा रहे होगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। और वैसे आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है, बाकी हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड के लिए वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।